अगला चैप्टर देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पहले वृत्त के बारे में आप जानें कि किसी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ यदि एक कोई कण एक निश्चित दूरी पर गति करता है तो उससे बनी आकृति एक वृत्त होती है, और जिस बिंदु के सापेक्ष गति करता है इसको हम केंद्र बिंदु कहते हैं। केंद्र, वृत्त का केंद्र, सेंटर कहेंगे। वृत्त के केंद्र के सापेक्ष इस बिंदु जो यह चारों तरफ बनता है इस तरह से वक्र, इसको हम परिधि कहते हैं। परिधि के किसी बिंदु से यदि हम केंद्र को यह मिला देते हैं तो इस तरह इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यदि त्रिज्या को हम केंद्र से ऐसे मिलाते हुए दोनों तरफ ऐसे लाइनिंग खींच दें, केंद्र से मिलाते हुए परिधि के दोनों सिरों को मिलाती है तो इस पूरे लाइनिंग को ए से बी तक को हम व्यास कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि त्रिज्या जो होती है वह हमेशा परिधि से या बराबर दूरी पर होती है। इसकी त्रिज्या एक वृत्त के लिए त्रिज्या समान होती है। इसके बाद इसमें जो है आप देखेंगे कि यदि किसी वृत्त में हम परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को ऐसे मिला देते हैं तो इससे बनी हुई रेखा को हम जीवा कहते हैं। इसको हम जीवा कहेंगे। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह वृत्त की व्यास होती है। वृत्त की व्यास जो होती है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यदि वृत्त को ऐसे कोई रेखा इस तरह से ऐसे काटती हुई जाती है ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि वृत्त में यदि परिधि पर कहीं हम दो ऐसे पॉइंट ले लें वृत्त के किसी सतत भाग, ये सतत भाग मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ए और यह बी दो भाग ले लें और इन दोनों भागों को जो है यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम वृत्त का चाप कहते हैं। और यहाँ से यदि हम इसको ऐसे वृत्त के चाप से यदि हम केंद्र को ऐसे मिला देते हैं तो इसको हम इसका सेंट्रल एंगल या एक तरह से केंद्रीय कोण कहते हैं। इसको हम कहेंगे केंद्रीय कोण कहेंगे। मतलब चाप के द्वारा बना हुआ केंद्र पर कोण केंद्रीय कोण या सेंट्रल एंगल इसका कहलाता है। इसके बाद देखेंगे वृत्त में वृत्त के आधे भाग को यदि हम ऐसे करते हैं वृत्त के व्यास से इसको हम दो बराबर भागों में बांटते हैं ऐसे, तो यह जो है दो भाग में जो बंटता है इसको हम कहते हैं इस वाले भाग को अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, ऐसे वृत्त दो भाग में बढ़ जाता है। और यदि हम इसको 1/4 में बांट दें, जैसे यहाँ से ऐसे हम कर दें इस इतने भाग को, यह वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है।
वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश मतलब इसका वृत्त का 1/4 भाग को हम वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। इस प्रकार जो है यह इतना हुआ। और यहाँ चारों तरफ जो यह होता है इसको हम वृत्त की परिधि कहें या इसका हम वृत्त का परिमाप, इसको हम चारों तरफ के भाग को हम वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं। इसमें आप यह जान लें कि वृत्त की परिधि जो है वृत्त की परिधि बराबर होता है यह 2πr, जहाँ r क्या है, यह r इसकी त्रिज्या है, r यह इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ वृत्त की परिधि बराबर 2πr, या परिधि को हम यदि व्यास के टर्म में लिख सकते हैं तो हम 2r मतलब व्यास गुणे पाई या पाई गुणे व्यास, हम इसको कह सकते हैं। वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणे व्यास भी कह सकते हैं। अब यहाँ एक चीज देखें कि यह तो पूरे वृत्त की हुई। अगर जो हम अर्धवृत्त की बात लें, अर्धवृत्त की बात लें कि जैसे हम यहाँ से अर्धवृत्त की बात लें तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि मतलब यहाँ से चल करके यहाँ ऐसे आए और यह इतना पूरा व्यास, यह अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। तो इसको हम अगर जो यह आता है कहें अर्धवृत्त की परिधि, यह बराबर होता है, आप देखेंगे कि यह पूरा 2πr होता है तो यह हो जाएगा आपका आधा जो है πr हो जाएगा और प्लस यह इतना r, यह r और यह r, दोनों त्रिज्याएं होंगी व्यास में, तो यह r प्लस r बराबर हो जाएगा 2r। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर πr प्लस 2r। अगर जो हम यही कहें चतुर्थांश की परिधि, यह इतना इसका चतुर्थांश हुआ, तो चतुर्थांश की परिधि मतलब पूरे परिधि का 1/4, यह इतना हो जाएगा पूरे परिधि का 1/4 और प्लस यह दोनों r, यह r और यह r और प्लस जो है यह वृत्त की परिधि का 1/4 भाग। तो एक तरह से कहेंगे कि चतुर्थांश का की परिधि या परिमाप भी कहीं कहीं आता है। परिधि बराबर हो जाएगा πr/2, मतलब यह अर्धवृत्त का है तो अर्धवृत्त का इतना होता है, इसका आधा कर दिया जाए तो πr/2 प्लस 2r, यह हो जाता है आपके चतुर्थांश की परिधि। इसके बाद आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कोई पहिया ऐसे चल रहा है तो एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है वह वृत्त के परिधि के बराबर होती है। तो हम इसको यह कह सकते हैं कि एक चक्कर में
पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, पहिए की परिधि के बराबर जो है यह, यदि कोई एक चक्कर में जितना चलेगा यह पहिया, जैसे मानिए एक पहिया है और यह एक चक्कर में जितना चलेगा, मतलब कि उसके एक परिधि के बराबर, पहिए की जो परिधि होगी वह उसके द्वारा चली गई एक चक्कर की दूरी होती है। और यदि हमें चक्करों की संख्या निकालनी है, यदि मान लीजिए हमें कहीं चक्करों की संख्या निकालनी है किसी निश्चित दूरी को, किसी निश्चित दूरी को तय करने में पहिए के चक्करों की संख्या यह बराबर होती है पहिए द्वारा चली गई दूरी बटा पहिए की परिधि। मतलब जितनी दूरी वह चला है पहिया, उसमें यदि हम इसके परिधि से भाग दे दें तो यह मालूम हो जाएगा कि वह कितने चक्कर पहिया चला है। इसकी आवश्यकता जो है, इन सभी फार्मूलों की आवश्यकता आपको पड़ेगी और इसको आप अच्छे ढंग से फार्मूले को तैयार कर लेंगे, तब आगे आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। आप देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है। पाई का मान आप जानते हैं, पाई बराबर होता है 22/7, या इसको हम इसका मान लिख सकते हैं 3.14। 3.14 अधिकतर 2 अंक में ही प्रयोग करते हैं, तो यह पाई का मान होता है, पाई बराबर 22/7 इंटू या बराबर 3.14 के लगभग होता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यह हो जाएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर कहिए, चाहे पाई आर स्क्वायर बटा 4 कहिए, पाई आर स्क्वायर बटे 4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब यह 1/2 हो जाता है और यह 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद यदि मान लीजिए ऐसे कोई वृत्ताकार पथ है, इस तरह से यदि कोई वृत्ताकार पथ है, यदि इसकी त्रिज्या बाहरी वृत्त की त्रिज्या r और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r हो, तो आप ये देखेंगे कि इस वलय का जो क्षेत्रफल है या जो रास्ते का क्षेत्रफल है चारों तरफ, या इसको हम वलय भी कह सकते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r हो, तो इसके वलय का क्षेत्रफल या इसके रास्ते का क्षेत्रफल जो है यह होता है वलय का क्षेत्रफल
या चारों तरफ के रास्ते का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह इसके बराबर हो जाएगा। या इसको हम चाहें तो अगर जो बीजगणितीय रूप में यह करें तो पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यह वलय का क्षेत्रफल या इसके यह चारों तरफ जो है जितने यह है इसके वलय का पूरा क्षेत्रफल जो है यह हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस, मतलब एक बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो यह आपके वलय का क्षेत्रफल आ जाता है। अब इस पर आधारित आपका प्रश्न है, इस पर आधारित आपका अगला प्रश्नावली का प्रश्न है, उसे आप लोग देखो। अब इसमें आप ध्यान दें, थोड़ा सा फार्मूले में आज सोचे फार्मूला ही आपको खत्म कर देते हैं। देखिए पहले मान लीजिए यह एक वृत्त है और यहाँ दो त्रिज्याओं और इस चाप से घिरी हुई आकृति को हम इस इतने को कहते हैं त्रिज्य खंड। यह बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे कि दो त्रिज्याओं और इस चाप से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। छोटे वाले को लघु त्रिज्य खंड और यह बड़े वाले को हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे इसको। देखिए इसको हम दीर्घ त्रिज्य खंड और यह हमारा छोटा वाला को लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। दूसरी बात यहीं पर, अगर जो हम ऐसे किसी जीवा द्वारा दो भाग में ऐसे बंट जाता है तो इस छोटे वाले को लघु वृत्त खंड कहते हैं और इस बड़े वाले को हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। यह वृत्त खंड है, जब जीवा से दो भाग होते हैं तो इसको वृत्त खंड कहते हैं, और यदि हम ऐसे त्रिज्य खंड से अलग होता है तो इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। अब यहाँ पर जान लें कि इसमें वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए हम इस यह इतना त्रिज्य खंड है ओ ए बी का, यह मान लीजिए आपका त्रिज्या आर है और यहाँ केंद्र पर यह थीटा कोण बन रहा है, केंद्र पर यहाँ पर यह इसके थीटा कोण बन रहा है और यह त्रिज्या आर हो तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर यह होता है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर जो हमको यह दीर्घ वृत्त खंड का निकालना है तो दीर्घ वृत्त खंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर ऋण लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब यह इतना त्रिज्य खंड घटा देंगे इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक तो यह हमारे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यदि इसका उल्टा हो कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यह दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको जो है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल करके दूसरे को निकाला जा सकता है। अगर जो यही चीज त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, अगर मान लीजिए हमको इस चाप की लंबाई यह जो है यहाँ से यहाँ तक यल हो और यह आपका त्रिज्या आर हो, तो पहले तो अगर जो यह चाप निकालना पड़ गया, जैसे ए बी की लंबाई कभी कभी पूछ देता है तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई यल जो होती है वह 360 थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। अंतर सिर्फ इतना ही है, देखिए इस वाले सूत्र में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है और इस सूत्र में थीटा बटा 360 2 पाई आर मतलब परिधि है इसका। तो इस तरह से चाप की लंबाई निकल जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि यदि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई मालूम हो, जैसे मान लीजिए हम यह कहें चाप की यह लंबाई मालूम है और इसकी त्रिज्या मालूम है, यह केंद्र का कोण नहीं मालूम है, तो हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यल गुणे आर, या यह कहा जाए 1/2 गुणे चाप गुणे त्रिज्या, यह इसके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से त्रिज्य खंड का जो है हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसे देता है कि इस तरह से यहां से मान लीजिए इस तरह से यह पूरा इतना त्रिज्य खंड दे देगा
और कहेगा कि इसका जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। वृत्तखंड मतलब यह इस इतने भाग का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड या इधर दीर्घ वृत्तखंड। तो आप देखें इसका, अगर हमको इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे इसमें हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल करके और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह इतना भाग पूरे का, यहाँ से यहाँ तक का भाग का क्षेत्रफल निकाल करके और हम क्या करें कि इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, तो इस हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। मान लीजिए यह ए बी हो ऐसे, तो यह ओ ए बी त्रिभुज जो बन रहा है, इसके क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड ओ ए बी के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा करके हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और फिर अगर दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो हम उसमें से जो है पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड घटा देंगे, तो यह दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। इसके लिए आप देखा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अभी आपको हम बताए हैं। इसके बाद है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एक अलग सूत्र यह है। यह सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है यदि मान लीजिए वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं फंस जाता है, नहीं निकल पाता है, तो यह डायरेक्ट सूत्र है। इस डायरेक्ट सूत्र से वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है आप निकाल लेंगे आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। इससे जो है डायरेक्ट आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यदि एक वृत्तखंड का निकल गया, मान लीजिए छोटे वाले लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ वृत्तखंड है और यहाँ जो पहले आप पढ़े थे यह त्रिज्यखंड है, दोनों में अंतर है, दोनों ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है यह आप त्रिज्यखंड पढ़े हैं और यहाँ पर आपको वृत्तखंड पढ़े हैं। इसके बाद आप देखना है यहाँ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, कहीं कहीं समबाहु त्रिभुज मिलेगा आपको इसमें, तो √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यह याद रखेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और यह सूत्र आप पहले ही पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इतने सूत्र को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो है अब अगले टर्म से आपको इसके ऊपर संबंधित सवाल आपको बताए जाएंगे।